माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आप लोगों के साथ हूँ और इस बार भी मैं आपके साथ कैपेसिटर्स के कुछ थ्योरी और कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके सामने लाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो कैपेसिटर्स के पार्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग से और स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाएगा। और मैं समझता हूँ इन सारी वीडियोस को आप अगर कर लेते हैं, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ आपका अपना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होगा और निश्चित रूप से आने वाले जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर बिना किसी रुकावट या आप किसी विघ्न के दे पाएंगे। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा इस बात के लिए होगा, सपोज कीजिए कोई कैपेसिटर है, सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, और उस कैपेसिटर्स में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर इंसर्ट करते हैं या निकाल लेते हैं, दोनों ही स्थिति में देयर इज ए चेंज इन एनर्जी, उसके एनर्जी लेवल में परिवर्तन आता है। तो उस विशेष स्थिति में आपका वर्क डन कितना होता है। दूसरी बात कि अगर बैटरी लगी हुई है तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। तीसरी बात कि क्या तार भी गर्म होता है, और अगर तार गर्म होता है तो व्हाट इज द थर्मल एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द वायर एज ए हीटिंग हीट। तो इन सभी बातों का डिटेल अध्ययन मैं करूँगा। साथ साथ ये भी ध्यान देंगे कि जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करता हूँ तो क्या कोई एक फोर्स होता है जो उसे अपनी ओर पुल करता है, और वह फोर्स कितना फोर्स होता है, ये भी जानना जरूरी है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए एक बाय एक करके मैं चेक करता हूँ। ये रहा मेरा पहला कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से देखिए और एंजॉय कीजिए। देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर है जो मैं इसे यूं करके डाल रहा हूँ, ऐसे करके दिखाता हूँ। इसके पीछे मेरा तर्क यही है कि भाई स्लैब को मैं हॉरिजॉन्टली इंसर्ट करके दिखाना चाहता हूँ। ये आपके पास हो गया। नाउ लेट अस सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन। मैंने यहाँ कहा कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड इट इज ऑल टाइम मेंटेन कांस्टेंट है। ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी ये पूरा के पूरा वैक्यूम है, इसमें किसी भी तरह की डाइलेक्ट्रिक या कोई मीडियम नहीं इंसर्ट किया गया। नाउ लेट अस कंसीडर देयर इज ए मीडियम। मैंने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया इसके बीच में। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किए तो पहले से प्लेट पर कौन सा चार्ज था, ये तो आप समझ ही रहे हो, प्लस क्यू था, और इस साइड क्या था, यहाँ पर ये प्लेट के ऊपर चार्ज। ठीक हो गया। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। आपको मैंने ये पढ़ाया था कि अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है तो प्लेट के ऊपर एक दूसरी चार्ज आ जाते हैं जिसे हम लोग इंड्यूस चार्ज कहते हैं। यहाँ तक ये क्यूपी या क्यू इंड्यूस चार्ज कितना होता है, क्यू इंड्यूस इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाई के, दैट इज द इंड्यूस चार्ज एंड विथ दिस इट इज ए नेगेटिव ऑल्सो। क्या मेरा सेंस है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों, कौन सा चार्ज है भाई? प्लेट की चार्ज है। नेगेटिव साइन क्यों? अरे भाई ये पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा ना, इसलिए क्यू इंडोस नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा बच्चे लोग? पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी आप समझ रहे होंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है कि अगर प्लेट के पास पॉजिटिव है तो इंड्यूस निगेटिव होगा, और अगर प्लेट के पास ही निगेटिव चार्ज है तो इंड्यूस चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वेयर के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो मैंने आपसे कई बार पढ़ाया है। अब प्रश्न क्या है मेरा, मेजर इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि सपोज के लिए कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को मैंने किसी खास डिस्टेंस तक इंसर्ट किया, लेट अस सपोज x डिस्टेंस तक इंसर्ट कर दिया, और टोटल लेंथ को अगर l मान लें, अगर हम टोटल लेंथ को l मान लें तो उसमें से ये डिस्टेंस कट गया तो अब ये कितना डिस्टेंस बचेगा? l माइनस एक्स। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने इस डिस्टेंस को l माना था और प्लेट के पूरे को हम लोग क्या माना, ऐसे अगर प्लेट को आप देखिएगा तो प्लेट के इस पोर्शन को हमने b माना था। चौड़ाई प्लेट का कितना दिया था? b दिया था।
इसलिए उसकी एरिया कितना हो जाता है बच्चे लोग, L इंटू बी हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब x डिस्टेंस तक आ गया है और कितना पोर्शन खाली रह गया है। इस कैपेसिटेंस को अगर C1 कहें और इस कैपेसिटेंस को अगर C2, यहाँ तक के पोर्शन को जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, और ये पोर्शन वैक्यूम वाले पोर्शन को, तो दो कैपेसिटर हो गए। C1 हो गया वैक्यूम कैपेसिटर, वैक्यूम कैपेसिटर, और आप बच्चे लोग बताइए C2 क्या हो जाएगा। तो C2 में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट है, इसलिए वो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर। बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को आप अगर ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में है भाई, पॉजिटिव इसका भी है तो दूसरे का भी तो पॉजिटिव ही है ना प्लेट में, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ही पोटेंशियल पर दोनों कनेक्टेड है, एक छोर पर और दूसरे पोटेंशियल पर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। C1 का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा अगर आप निकालिएगा C1, वैक्यूम है एप्सिलॉन नॉट ए, ए के जगह पर जरा सा हम लोग सावधानी बरतेंगे हैं, चौड़ाई b है और ये लंबाई L माइनस एक्स है, तो L माइनस एक्स इंटू बी एप्सिलॉन नॉट ए। और भैया गैपिंग का जो ये डिस्टेंस है ना दायरा, इसको d ले लीजिए। किस डिस्टेंस की बात करते हैं हमें, दो प्लेट के बीच की गैप डिस्टेंस है d है, तो दिस इज d। ये किसके लिए हो गया, वैक्यूम के लिए हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक के लिए तो क्या हो जाएगा, सो सिंपल एप्सिलॉन नॉट को k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो गया, इनटू ये इसकी लेंथ कितना लिए हुए हम लोग, x लिए, और विड्थ कितना है b, तो दिस इज x इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, गैपिंग तो d ही है ना, तो ये इक्वेशन 1 देते हैं, इसे इक्वेशन 2 देते हैं। नाउ कैन यू फाइंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपल C1 प्लस C2। आप इसे अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, D कॉमन आ जाएगा एलसीएम में, L माइनस एक्स इंटू बी प्लस के एप्सिलॉन नॉट एक्स बी, और दोनों का आ जाएगा एलसीएम पार्ट D आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट L एक्स बी के एप्सिलॉन नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई D। दिस इज द C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट में आपने देखा ध्यान से कि भाई यहाँ पर x पर डिपेंडेंट है, अगर x चेंज करता है तो ये भी चेंज कर जाएगा। मैंने इसे नोट कर लिया। अगर आपसे ये देता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद C कितना होता है, तो दिस इज C, और मैं इसे चाहूँगा कि आप इसे ब्रैकेट में घेर लीजिए, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे घेर लीजिए। दिस इज कॉल्ड C इक्विवेलेंट। अब जरा सा एक बात आप बताइए, क्या इस स्लैब का यहाँ तक लाने के बाद इसको क्या स्थिति इसके ऊपर है, क्या कोई कैपेसिटर इसको खींच रहा है या नहीं खींच रहा है। आप देखिएगा यहां पर से तो कोई इसे नहीं खींचे कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, इसको खींचेगा तो किधर खींचेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। इसके ऊपर खींचने से क्या होगा, ये ऊपर थोड़ी जाएगा, गैप थोड़ी है दोनों पे, और यहां पर भी क्या होगा, प्लस माइनस, ये नीचे। तो अगर मैं ये कहूं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर इंड्यूस चार्ज होने के कारण प्लेट एक फोर्स लगा रहा है, तो जितना ऊपर खींच रहा है उतना नीचे खींच रहा है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस स्लैब पर कितना लग रहा होगा, दैट इज 0। तो भाई क्या ये अपनी जगह पर छोड़ देंगे तो यहीं पर रहेगा या कहीं और जाने की कोशिश करेगा। मैं इसको एक बेहतर ढंग से समझाता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए। अरे भाई यहाँ पर कौन सा चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक, इस प्लेट पर पॉजिटिव है और डाइलेक्ट्रिक पर क्या निगेटिव है। आप जरा देखिए, ये प्लेट इसको क्या करने का, अपनी ओर पुश करेगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक इधर खींचेगा इसे। अब इसके खींचने के कारण ये इस साइड एक फोर्स के कारण इन साइड आने लगेगा। और आप अगर चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्लोली जाए या अभी तक कांस्टेंट वेलोसिटी जाए, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स। ध्यान दीजिएगा, आप जो फोर्स लगाएंगे इस फोर्स के अगर अगेंस्ट लगाएंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। हमें इसे इक्विलिब्रियम में होल्ड करना है, तो पूछेगा व्हाट इज दिस फोर्स अप्लाइड। तो इस क्वेश्चन का सार क्या था, एक तो कैपेसिटेंस निकालिए, दूसरा था फाइंड फोर्स टू होल्ड द प्लेट, डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ कोर्स, प्लेट में कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, टू इट्स ओन पोजीशन। यही क्वेश्चन का सार है। इस सार में मैंने आपका C इक्विवेलेंट बता दिया
और आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा। क्यों एनर्जी पढ़ेंगे? क्योंकि आप याद रखिएगा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? एक्स के साथ है, एक्स। दिस इज द फोर्स। आपको अगर फोर्स चाहिए कि कितना फोर्स लग रहा है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? यू। यू क्या है यहां पर? दिस यू इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके सामने एक टास्क आ गया कि अब आप हमको पोटेंशियल एनर्जी बताइए। हाँ, इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। या आपके पास c आ चुका है, और अगर v दिया हुआ है तो एक और भी फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ चार्ज को छोड़ दीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर आ जाइए। यस, हाफ c के जगह पर आपके पास c इक्विवेलेंट है, वो कितना है आपके मालूम ही है, एप्सिलॉन नॉट l माइनस एक्स बी। उस साइड आ जाइए, k एप्सिलॉन नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई डी। ये क्या आ गया बच्चे लोग? ये c की वैल्यू, और आपका ये क्या है? पोटेंशियल है। v क्या है? पोटेंशियल, उसका स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए आपसे एक और भी सवाल पूछता, बाई क्वेश्चन पूछता, प्रोडक्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछता कि भाई इसकी आप एनर्जी कितना स्टोर हुआ, जबकि डायइलेक्ट्रिक इसके अंदर कितना एक्स इंसर्टेड है, एक्स पार्ट इंसर्टेड है, तो एक्स पार्ट के हिसाब से आप इसमें सेट कर लेते हैं। अगर कहता पूरे के पूरे इंसर्ट हो जाएगा तब कितना हो जाएगा बच्चे लोग? पूरे के पूरे तो x इक्वल टू एल हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू एल कर देंगे तो ये आपका पूरा का आ जाए। लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें तो पार्ट ही चाहिए। चलिए अब मैं क्या करूं? तो मेरा टास्क है कि फोर्स निकालना। यस बच्चे लोग, आपके पास क्या निकालना है? फोर्स निकालना और पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यस, मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं। माइनस माइनस साइन वो तो बाहर आ गया, हाफ वी स्क्वायर दैट इज द पार्ट, हाफ वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर डी डी। अब टॉप पार्ट को करते हैं, एप्सिलॉन नॉट बी, एप्सिलॉन नॉट बी एल माइनस एक्स माइनस वन, इस पार्ट को करेंगे। के एप्सिलॉन नॉट बी, के एप्सिलॉन नॉट बी डी बी, दिस इज द पार्ट। इस पार्ट्स को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? हाफ वी स्क्वायर डी के एप्सिलॉन नॉट बी माइनस एप्सिलॉन नॉट बी। अगर एप्सिलॉन नॉट बी को हम लोग अगर कॉमन ले, अब आपके पास क्या आ गया? ये फोर्स आ गया, माइनस हाफ वी स्क्वायर, पोटेंशियल का फोर्स वी स्क्वायर डी के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट बी। ये फोर्स अगर आप लगाते हैं, आप देख सकते हैं ये निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? ये फोर्स इसको अंदर की ओर खींच रहा है, अंदर की ओर, इनसाइड फोर्स है। अगर आप बाहर की ओर लगाते हैं, ये कौन सा फोर्स हो गया? एफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। आप अगर बाहर की ओर लगाते हैं तो अपोजिट हो जाएगा, इसलिए एफ एक्सटर्नल कितना आपको लगाना पड़ेगा? ठीक इसका अपोजिट, हाफ वी स्क्वायर बाई डी के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट बी। मेरे ख्याल से ये आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि ये अंदर का फोर्स कितना लग रहा है। जो निगेटिव पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द निगेटिव, ये फोर्स इनवर्ड लग रहा है। अगर आप इसको अपनी जगह पर बरकरार रखना चाहते हैं, आपको ये फोर्स कितना चाहिए? दिस इज हाफ वी स्क्वायर दैट इज द पोटेंशियल अप्लाइड जो आपने किया, के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है, जरा सा इसे भी गौर कीजिए। भाई ये कैपेसिटर है, ये क्लैम्प्ड है। अब कहता है कि एक कोई और हमने क्लैम्प कर दिया, यहाँ पर कितना वेट दिया जाए या मास दिया जाए, ग्रेविटी फोर्स, सो दैट दिस प्लेट इज एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था? पहला पार्ट तो आपने देख ही लिया कि ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, उसी का रिलेटेड है। व्हाट इज द मास m सस्पेंडेड, ये वाला मास सस्पेंडेड, सो दैट slab remains at equilibrium। भाई ये तो बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया।
कि इसको अपनी जगह पर कायम रखना है, तो ये कितना मास होना चाहिए? सिंपल बात है, ये फोर्स mg का इसके ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, mg ग्रेविटी फोर्स जो नीचे खींच रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसको अंदर खींच रहा है, वो दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो हाफ v स्क्वायर बाई डी के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। इसलिए ग्रेविटी का मास कितना हो जाना चाहिए, v स्क्वायर बाई टू डी के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइडेड बाई जी। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता हुआ कि भाई कितना मास लगा के दें कि ये स्लैब को अपनी जगह पर कर देंगे। आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा? यस, हमें लगता है कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आप फोर्स किधर लगा रहे थे, आपको याद होना चाहिए कि मैंने ये लगाया था F एक्सटर्नल फोर्स इधर। और ये फोर्स क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? आप चेक करके देखिए कि ये भाई ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। जब ये x के साथ जाता है तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, यहां पर भी आप देखिए। व्हाट अबाउट द फोर्स, कौन सा अप्लाइड फोर्स, कौन सा F इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों में से लगा लीजिए। और किस पोजीशन से, x का पोजीशन का मतलब हो गया ये वाला जो अंदर जाता है। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 से L तक के लिए x की वैल्यू। L क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेट, कैपेसिटर प्लेट का। तो वो x की वैल्यू कैसे होगा, आप देखा जब x का वैल्यू जस्ट 0 पर आया तब यहां से स्टार्ट हुआ और ये थ्रू आउट रिमेन कांस्टेंट। तो फोर्स इज ए कांस्टेंट एंड इस कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये तो नीचे लिखा ही हुआ है। व्हाट इज दिस वैल्यू, हाफ v स्क्वायर बाई डी के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। तो दिस इज द कांस्टेंट फोर्स। तो अगर एग्जाम में दे दे, ग्राफ का अलग अलग क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि भाई ये f है और ये x है, बोलो कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये कुछ और दे दे या कहे ये 1 2 3 4, तो कौन सा सही है, दिस वन इज द करेक्ट, है ना। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के देखिए, परीक्षा में जो आने वाला संभावित क्वेश्चन है, अगर उसके बारे में आप पहले ही अनुमान कर लेते हैं तो वो अनुमान बड़ा काम आता है। एग्जाम में टेंशन नहीं होता है और आप जल्दी से क्वेश्चन को बना डालते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तो पुराने कॉन्सेप्ट्स का मैं डबल स्लैब पढ़ लाता हूं। ये क्वेश्चंस में क्या आ गया, ये दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब दो कैपेसिटर से अलग अलग स्थिति में यहां पर दोनों ज्वाइंट है। तो ये पोर्शन क्या है, ज्वाइंट, ये हो गया। अब एक चीज बात ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते होंगे, ये वाला कैपेसिटर मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है, इसके ऊपर क्या चुकाया होगा, निगेटिव, और यहाँ क्या आया होगा, पॉजिटिव। ये इसको एक इधर की ओर फोर्स खींचेगा, कौन सा फोर्स खींचेगा, F इलेक्ट्रिक। और सिमिलरली इधर वाला क्या खींचेगा, ये भी पॉजिटिव है और यहाँ पर इंड्यूस निगेटिव हुआ, ये वाला निगेटिव है, यहाँ इंड्यूस पॉजिटिव हुआ, ये इसको इधर खींचेगा। आई कॉल दिस टू F2 और F1। F1 इलेक्ट्रिक हो गया एंड दिस इज F2 इलेक्ट्रिक हो गया। क्वेश्चन में कहता है कि बोथ द स्लैब्स आर एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में कहता है बोथ द स्लैब्स आर एट इक्विलिब्रियम, दोनों स्लैब एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। तो उस स्थिति में व्हाट इज द V1 एंड V2 ये निकालना है। V1 एंड V2 का क्या रेशियो होना चाहिए कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो। कौन सा इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये स्लैब इसके अंदर कैपेसिटर में नहीं जाए और ये स्लैब अपने वाले कैपेसिटर में नहीं जाए, ये दोनों यहां पर ज्वाइंट है। ये वाला जो ज्वाइंट है रिजिड है ज्वाइंट, दिस इज ए रिजिड ज्वाइंट। क्या होना चाहिए कंडीशन, अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम को बना रहने के लिए देयर आर टू केस, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 की बात कीजिए तो मैंने डिराइव किया था ना ये वाला, तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D। डी तो दोनों प्लेट का गैपिंग को सेम रखे हैं, ये वाला गैपिंग है, बोथ द प्लेट्स आर एट द सेम गैपिंग। अगर डी को चेंज करेंगे तो वो भी बनेगा लेकिन वो अलग वैल्यूज आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, पहला स्लैब है इसके लिए K1 माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट बी, दिस इज द पार्ट। नाउ F2 क्या हो जाएगा, इसी का सेकेंड पार्ट हो जाएगा V2 स्क्वायर 2D, दिस इज K2 माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट बी। इसमें बहुत सारी चीज कैंसिल हो जाएंगे, क्या 2D एप्सिलॉन नॉट बी, 2D एप्सिलॉन नॉट बी। नाउ व्हाट इज ए V1 बाई V2, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा K2 माइनस 1 K1 माइनस 1।
अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेना पड़ेगा, K2 माइनस 1 K1 माइनस 1. तो दिस इज द अप्लाइड पोटेंशियल. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू EMFs, या कह लीजिए कि सप्लाइड वोल्टेज कितना होना चाहिए, K2 माइनस K1 K1 माइनस K2 अंडर रूट. इस तरह से आप इसकी इक्विलिब्रियम को टेस्ट कर सकते हैं. तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए और आप अच्छी तरह समझ भी गए. नेक्स्ट, ये आपके पास एक स्लैब है और यहां पर मैंने इसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहां पर रखा और इसे अंदर जाने के लिए पूरे के पूरे, ये भी L लेंथ का है, मैं भी ये L लेंथ का है. ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है एट टाइम t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0. अब ये धीरे धीरे अंदर आ रहा है और जैसे जैसे अंदर आ रहा है आपकी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इसको आप ये भी याद रखिएगा. अंदर इसे आने दीजिए. अभी इसके पास कितना एनर्जी होगा, अगर हम इसकी कैपेसिटेंस C कहें और इसकी पोटेंशियल को V कह लें, तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर. केस 1 आ जाइए यहां पर. केस 1, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब. क्या बता सकते हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो भाई इससे कितना चार्ज इस पर गया होगा आप ये निकाल लीजिए. व्हाट अबाउट द चार्ज, चार्ज कितना चला जाएगा, यहां पर सबसे पहले चार्ज निकाल लीजिए. चार्ज ऑन ईच प्लेट Q इक्वल टू C इंटू V, तो दैट इज चार्ज. C कैपेसिटेंस और V अप्लाइड वोल्टेज है, तो ये आपके पास Q आ गया और Q इक्वल टू CV. नाउ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, दैट इज हाफ Q इंटू V. हाफ Q के जगह पर CV इंटू V, दिस इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. ये आपके पास आ गया. नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, ये भी कॉन्सेप्ट को चेक कीजिए. वर्क डन बाय बैटरी चेक कीजिए इससे. दैट इज इक्वल टू Q's, यहां से कितना चार्ज को सप्लाई किया आपने देखा ना, यहां से Q चार्ज को सप्लाई किया. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V. आपके पास क्या आ जाएगा, Q के जगह पर आप क्या पुट करेंगे, CV. तो CV इंटू V, कितना आंसर आ गया, CV स्क्वायर. यहां पर है 1 एंड दिस इज 2. ध्यान दीजिएगा, दिस इज द एनर्जी स्टोर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड दिस इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, CV स्क्वायर. कौन ज्यादा हुआ, वर्क डन ज्यादा हुआ या एनर्जी स्टोर ज्यादा हुआ, ऑफ कोर्स CV स्क्वायर है और ये हाफ है. इसका मतलब हो गया अमाउंट ऑफ एनर्जी नॉट स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी नॉट स्टोर्ड, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो नहीं स्टोर हुआ, तो CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर. इसके पास कितना एनर्जी हो जाता है, CV स्क्वायर. यहां से आप देखिए ना, और कितना वर्क डन किया, CV स्क्वायर. तो CV स्क्वायर में से हाफ CV स्क्वायर घटा दीजिए, तो दिस इज हाफ CV स्क्वायर. तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ये इतना नहीं किया गया, तो आखिर गया कहां, वेयर डिड इट गो, वेयर डिड एनर्जी हाफ CV स्क्वायर गो. वो कहां जाता है, कहां एनर्जी चला जाता है, जाएगा कहां, कुछ और थोड़ी जगह है. इसमें तो गया नहीं, वर्क डन तो हो गया. तो बाकी इस तार को गरमाने में, या यूं कह लीजिए कि हीट डेसिपेटेड इन ए वायर, मतलब ये एनर्जी कहां चला गया, आंसर याद रखिएगा, थर्मल एनर्जी इन वायर. थर्मल और हीट एनर्जी डेवलप्ड इन वायर. बहुत अच्छे से आप समझ गए. अभी डाइलेक्ट्रिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा था ना, कि ये तार भी गरमा जाएगा. जैसे ही इसे हम यहाँ पर से मान लीजिए की को प्रेस करते हैं, तो क्या हुआ, इतना चार्ज प्लस हुआ, इसमें उतना चार्ज माइनस हो गया. नतीजा हो गया कि कुछ एनर्जी हो गया, बैटरी ने ज़्यादा काम किया, तार गर्म हो गया, कुछ एनर्जी स्टोर हो गया. ये मेरा फर्स्ट पार्ट है. नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट पर आ जाइए. अब क्या है कि भाई मैं बैटरी को लगे रहने देता हूँ, बैटरी अभी भी एज यूजुअल कनेक्शन है, बैटरी को नहीं मैं रिमूव करता हूँ. ध्यान से देखिएगा, बैटरी अपनी जगह पर है एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक. अब पूरा के पूरा इंसर्ट कर दिए.
मतलब अब डाइलेक्ट्रिक यहाँ नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये डाइलेक्ट्रिक को मैंने यहाँ पर ला दिया। अब इसके पास कितना एनर्जी हो गया, आप देख सकते हैं स्लैब लगा ही हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस गेट। अभी इसमें सेकंड पार्ट में क्या दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, ठीक है ना। आपने क्या किया, इसको धीरे धीरे आने दिया। तो आपने फोर्स किधर लगा के रखा था, एफ एक्सटर्नल लगा के रखा था, और जिसके कारण आपने इधर फोर्स इधर लगाया था, और मूवमेंट किधर हुआ था, इस साइड मूवमेंट हुआ था। आपने सर्टेनली वर्क डन किया, आपने इधर पकड़ के रखा, इधर आ था, वर्क इज डन। कितना वर्क डन हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव वर्क इज डन हो गया। मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द बॉडी, बॉडी ने बॉडी को काम करना पड़ रहा है। चलिए केस पर आ जाइए, केस 1, ये केस 2 ना, ये केस 2 हो गया। नाउ इनिशियल एनर्जी कितना था इसके पास, ये तो पहले से ही मालूम था, हाफ सी वी स्क्वायर। और चार्ज कितना था इसके पास, ये तो इनिशियल एनर्जी था, और इनिशियल चार्ज कितना था, क्यू इनिशियल सी इंटू भी, क्योंकि पोटेंशियल भी और बैटरी चार्ज। अब ये मॉडिफाइड हो गया, ये कब का था, इनिशियल। अभी के केस में क्या हो गया, सी डैश इक्वल टू के सी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया ना ये वाला। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से के टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया कि जब किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली फिल किया जाता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, के पोटेंशियल वही है, इसलिए अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ सी डैश और भी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ सी डैश का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, के सी इंटू वी स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द फाइनल। आपने क्या देखा, क्या देखा कि ये बढ़ चुका है, कितना बढ़ा है, हाफ सी वी स्क्वायर में के से मल्टीप्लाई, इतना बढ़ गया। इतना बढ़ने का मतलब है कि अब की बार क्या हुआ, क्या चार्ज बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो आप ये भी चेक कर लीजिए। व्हाट इज द न्यू चार्ज, क्यू डैश इक्वल टू सी डैश, और भी तो सेम है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, के सी मल्टीप्लाई हो गया और भी हो गया, इसका मतलब कि सी भी का मतलब क्यू हो गया। ये भी बात देखिए, तो चार्ज भी बढ़ा, कितना चार्ज बढ़ा, के टाइम्स क्यू हो गया। तो एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द बैटरी कितना हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी, ये महत्वपूर्ण हो गया। कितना एक्स्ट्रा, अभी इसमें कितना चार्ज आ गया, क्यू डैश इतना आ गया। पहले चार्ज कितना हुआ करता था, क्यू हुआ करता था, क्यू इक्वल टू क्या था, सी बी था, सी बी था। अभी इसके पास के टाइम्स सी बी हो गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई किया, क्यू डैश माइनस क्यू। क्यू डैश कितना है आपके पास पहले से ही मालूम है, के क्यू हो गया, ये क्यू डैश माइनस क्यू। अगर इसमें से क्यू को कॉमन ले लें तो के माइनस 1, और क्यू इक्वल टू क्या है, सी बी क्यू माइनस 1। ये एक्स्ट्रा वर्क डन हो जाएगा, इसको आपको भी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वर्क डन के लिए तो भी से मल्टीप्लाई, इसको भी भी से मल्टीप्लाई, और इसको भी से करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर, तो सी भी स्क्वायर के माइनस। दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द बैटरी। अब इसके पास एनर्जी कितना आ जाता है, नया एनर्जी कितना हो गया, हाफ के सी वी स्क्वायर। तो कितना का डिफरेंस हो गया एनर्जी स्टोर में, अगर ये पूछा जाए तो पहले के पास कितना एनर्जी था, हाफ सी वी स्क्वायर, अब के पास आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी इन कैपेसिटर, अगर ये पूछा व्हाट इज चेंज इन एनर्जी, अभी का इतना है बच्चे लोग, तो हाफ सी वी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और के माइनस 1 आ जाएगा। दैट इज द वेरी गुड आइडिया। व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी इन ए कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो गया, सी वी स्क्वायर के माइनस 1। आप सब कुछ समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो गया। एक्स्ट्रा वर्क डन के लिए क्यों, क्योंकि जब मैंने इसके अंदर दिया तो कुछ और चार्ज आया, जो पहले से चार्ज था क्यू, वो मॉडिफाइड होकर के टाइम्स आ गया, उसके कारण हमें एक्स्ट्रा वर्क कितना करना, पहले से तो वर्क कर ही चुका था, पहले से भी वर्क किया था, वो कितना था हमने बता दिया था आपको, वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू भी, उसके हिसाब से वर्क किया। अब आपके पास ये इतना वर्क किया, तो दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या सवाल कहता है कि पैरेलल प्लेट में एल लेंथ तो प्लेट का है ही, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी लेंथ एल है,
और किसी खास टाइम पर ये x डिस्टेंस तक इंसर्ट कर चुका है, तो स्लैब वैक्यूम पोर्शन का लेंथ कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स, विथ डायलेक्ट्रिक कितना हो गया x, और डायलेक्ट्रिक के बाहर वाला पोर्शंस का लेंथ जो आपके पास इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से बाहर का जो पोर्शंस है वो भी L माइनस एक्स है, और ये भी गैप कितना है, L माइनस एक्स है। फोर्स कितना लग रहा है, मैंने अभी अभी डिराइव किया था, दिस इज द फोर्स एक्टिंग। ये फोर्स किस साइड लग रहा होगा, और फोर्स ये फोर्स इस साइड लग रहा होगा, F इलेक्ट्रिक। अगर हम इस फोर्स को, ये डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक एक्स हम दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं, L माइनस। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और ऐसा इसको छोड़ देने के बाद क्या स्थिति होगा, क्या ये ऐसे ही यहां पर आके रुक जाएगा या और आगे भी आ जाएगा, तो ये जानकारी रखना चाहिए आपको। अभी ये पोर्शन कितना है, L माइनस एक्स है, तो इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाएगा, ये भी आपको मैं बता दूं। जैसा फिगर एक बार और देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, जैसे ही आप उसको रिलीज कीजिएगा ना, ये वाला जो अभी x है, L माइनस एक्स यहां पर नहीं आ जाएगा, L माइनस एक्स यहां तक आ जाएगा। ये देखिए इसकी स्थिति क्या होगी, ये यहां तक आ जाएगा, x वाला ये डिस्टेंस अंदर रह जाएगा और ये बाहर का क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस x है और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस L माइनस एक्स है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्लैब ऑसिलेट करने लगेगा, किसके किसके बीच ऑसिलेट करेगा। एक बार देखिए यहां पर है ना इतना पोर्शन, कितना बाहर का पोर्शन है, L माइनस एक्स है, फिर एक बार L माइनस एक्स, और अंदर कितना रह जाएगा, x। जैसे ही इसे छोड़िएगा तो अभी इसके पास एक फोर्स लगने के कारण एनर्जी है इसके पास, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे अंदर खींचेगा, और यहां पर आके फिर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फिर यहां पर आके काइनेटिक एनर्जी को जीरो हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इस साइड जाएगा और इस तरह से ये ऑसिलेट करने लगेगा। जैसे ही इधर आ जाएगा क्या करेगा, फिर से देखिए ये पॉजिटिव पार्ट रह जाएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, बैटरी तो लगा ही हुआ रहेगा, बैटरी इज ऑल टाइम, बैटरी को हटाना नहीं है, तो ये पोर्शन यहां जाएगा। फिर अभी इसको क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, फिर खींच के इसको इधर लेते आएगा, इस तरह से ये आगे पीछे जाएगा। वास्तव में यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है और ये कितना बार करेगा, देखिए एक बार ऐसे चला गया, दूसरा बार इस पोजीशन पर है, फिर क्या करेगा, इस पोजीशन को हटा के यहां तक लाएगा, तो कुल कितना बार इसको लाना पड़ेगा, एक बार यहां तक जाएगा L माइनस एक्स, एक बार फिर बाहर आ जाएगा L माइनस एक्स, फिर एक बार आ जाएगा L माइनस एक्स, और एक बार फिर आ जाएगा L माइनस एक्स। तो एक साइकिल के लिए, वन साइकिल के लिए टोटल लेंथ कितना कवर करना पड़ रहा है, टोटल लेंथ या डिस्टेंस 4 टाइम्स L माइनस एक्स टोटल टाइम के लिए। इसीलिए अगर हम कहें T/4 के लिए कितना कवर करना पड़ेगा, एक चौथाई अगर ले लें तो 4 हट जाएगा टोटल साइकिल के लिए, मतलब T इक्वल टू 4L माइनस 1 लगेगा, तो T/4 में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, L माइनस एक्स। तो याद रखिएगा T/4 के लिए इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मतलब एक चौथाई पार्ट हो गया और ये T/4 का हो गया, यहां तक आ गया। अब वही फोर्स कितना लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्या कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये पहले भी मैं बताया था कि दिस फोर्स इज ए कांस्टेंट। फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। मास किसका, मास ऑफ स्लैब, हाफ इप्सिलॉन नॉट bv² d इंटू k माइनस 1। इसलिए एक्सीलरेशन कितना हो गया, इप्सिलॉन नॉट bv² k माइनस 1 2dm। ये आपके पास क्या हो गया, एक्सीलरेशन। क्या ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, नो डाउट। अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब L माइनस एक्स को सफर करने में T/4 समय लगता है, तो एक फॉर्मूला लिखिए, S इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT², दैट इज द नॉर्मल फॉर्मूला। S का मतलब L माइनस एक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये पूरा जीरो हो गया, हाफ। एक्सीलरेशन को ये फॉर्मेट लिखिए, इप्सिलॉन नॉट bv² by 2d m k माइनस 1 इंटू टी कितना लेंगे, ये कितना लेंथ लिए हैं, L माइनस एक्स, और इसको टाइम को कवर करने में T/4 टाइम लगता है पूरे टाइम पीरियड का, तो T/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 2 जब 4 L माइनस एक्स dm, ये पोर्शन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई
एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1 और 4 4 जो 16 हो जाएगा यहाँ पर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू टी स्क्वायर। इसलिए टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट एल माइनस एक्स डी एम एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1। दिस इज द फॉर्मेट। ये क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन, पीरियोडिक ऑसिलेशन टाइम पीरियड। ये पीरियोडिक ऑसिलेशन टाइम पीरियड क्या एक्स पर डिपेंड करता है? यस, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड कब लगेगा? जब एक्स की वैल्यूज को 0 पुट कीजिएगा, और सबसे कम लगेगा जब एक्स इक्वल टू एल कर देंगे, तब ऑसिलेट ही नहीं करेगा, इसलिए टाइम पीरियड आपका लगेगा ही नहीं। ये बात हो गया। तो आप ध्यान से देखिएगा, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, जब आप यहां पर रख के छोड़ते हैं तब छोड़िएगा, इसको अंदर खींचेगा और सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। चूंकि आप एक्स की वैल्यू को 0 देंगे, डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पूछता है, टाइम पीरियड एक्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है? यस, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशंस ऑफ एक्स। कैसे डिपेंड करता है? तो ये टी स्क्वायर और एक्स का यहां पर से आप देख सकते हैं, या टी का यहां से जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कमेगा, टी का वैल्यू ज्यादा होता जाएगा। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगा, टाइम पीरियड सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये ग्राफ आपके पास आ गया। और ये भी आ गया कि ये कैसा मोशन है, पीरियोडिक है, क्यों नहीं एसएचएम मोशन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फोर्स लग रहा है। अभी फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड है। एक्सीलरेशन क्या है? इस साइड है। तो फोर्स इज नॉट नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, बल्कि फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन है। अगर निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन रहता तभी ये एसएचएम होता। ठीक है ना? मतलब क्या होता, फोर्स इधर लगता और डिस्प्लेसमेंट ठीक उसके अपोजिट होता है ना। उस केस के लिए जब भी हम एसएचएम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से आपसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि अपने इसी पोजीशंस पर ऑसिलेट करता हुआ रहेगा, इस मीन पोजीशन को। अभी जो पोजीशन आप छोड़े हैं, यहां पर से हाथ को आप हटा लीजिएगा, इस फोर्स को नहीं पकड़िएगा, तो ये फोर्स इसको ऑसिलेट कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन कहता है बच्चे लोग कि देखिए, आप मैं पूरा क्वेश्चन समझाता हूं आपको। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड है। इसे आपने 24 वोल्ट से कनेक्ट किया। तो पहला आप ये बताइए क्वेश्चन का पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट। मैं समझता हूं इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है। कैपेसिटर प्लेट पर क्या होगा? ये कौन सी बड़ी बात है? C इंटू बी। सी कितना है आपके पास? 100 है भाई, एंड भी कितना है? 24 है। ये माइक्रो कूलम आ गया, दैट इज 2400 माइक्रो कूलम चार्ज। बिल्कुल सही आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट कहता है दिस सिस्टम इज डिसकनेक्टेड। इस तार को खोल लीजिए, एंड अनदर बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट इज कनेक्टेड। अब मतलब क्या कह रहा है, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। उसी प्लेट को खोल लीजिए, खुल गया यह तार, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही जोड़ना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, नहीं तो वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना है? 12 वोल्ट, और ये जो पहला वाला था, अब इस पर एक नया चार्ज आ जाएगा Q डैश, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस ऑफ Q डैश। इसका क्या चार्ज आया था? Q आया था। इस पर कितना चार्ज था? Q था। इस पर कितना चार्ज था? माइनस Q था। ये हमारे पास था। 12 वोल्ट को सप्लाई किया, तो अब इसकी क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस रिमेन सेम, वो नहीं चेंज करना है। अब बताइए आपके पास व्हाट इज Q डैश? दिस इज इक्वल टू C इंटू V डैश। C आपके पास 100 है एंड V 12 है, तो ये कितना हो गया? 1200 माइक्रो कूलम। दिस इज द चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसको देने से क्या हो गया? ये चार्ज कहां चला गया? चार्ज कहां चला गया? थर्ड सेकंड, सी पार्ट पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? वेयर द रिमेनिंग चार्ज वेंट। रिमेनिंग चार्ज तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिमेनिंग चार्ज कहां चला गया और कितना रिमेनिंग? तो डेल्टा क्यू। रिमेनिंग का मतलब वह चार्ज, डेल्टा क्यू से कहते हैं रिमेनिंग चार्ज,
पहले कितना था प्लेट पर 2400, अब कितना है 1200। तो डिफरेंस कितना हो गया, इतना। ये चार्ज कहां चला जाएगा, रिटर्न चला जाएगा, किस में चला जाएगा, बैटरी में। तो दिस मच ऑफ चार्ज, दिस मच ऑफ चार्ज is went back to battery। कितना चार्ज हो गया, दैट इज 1200। इट मीन्स 12 वोल्ट बैटरी इज चार्जिंग। यहां पर क्या हो गया, 12 बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा, और यहां पर क्या हुआ था, 22 वोल्ट बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज करने का सेंस क्या हो गया कि चार्ज इज गोइंग फ्रॉम बैटरी टू प्लेट। यहां क्या हो गया, चार्ज इज गोइंग फ्रॉम प्लेट टू द बैटरी, और ये चार्ज की बेहतर ढंग से समझ गया आ गया। अब पूछता ये है कि व्हाट इज द हीट एनर्जी डेवलप। यहां नेक्स्ट पार्ट आ जाइए, क्वेश्चन को समझिए, बहुत बारीकी है क्वेश्चन में। कहता है व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी, पहले आ जाइए, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी, कितना हो जाएगा, वहां पर आइए। इनिशियल एनर्जी क्या हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए आप लोग, कितना चार्ज है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आता है, हाफ Q इंटू वी, इनिशियल हाफ आ जाइए। Q कितना है उसके पास, तो Q तो आपके पास मालूम ही है ना, 2400, यहां पर आ जाइए 2400 में। और पोटेंशियल कितना डिफरेंस है उसका, वो तो फिक्स ही है, 2400 है यहां पर। ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले वाला एनर्जी हो गया, Q की वैल्यूज कितना है वो भी आपको मालूम हो गया, और V की भी वैल्यूज मालूम हो, इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 1200 इंटू 24 माइक्रो जूल आपके पास एनर्जी, इसे नोट कर लेंगे। नाउ व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, कब की बात, फाइनल एनर्जी कब, अब जबकि हमने इसके 12 वोल्ट दे दिए, तब इसके पास कितना एनर्जी आ जाएगा, इसको चेक कर लीजिए, कितना एनर्जी वापस इसमें चला जाएगा। ये देखिए, ये देखिए आप, सबसे पहले इसके पास एनर्जी है कितना, अभी कितना एनर्जी है, और कितना बैटरी में वर्क डन, पहले काम और भी कर लीजिए। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, वर्क डन ऑन बैटरी निकाल लीजिए आप। वर्क डन ऑन बैटरी क्या होता है, वह जो डेल्टा क्यू चार्ज जो उसमें वापस चला गया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा क्यू चार्ज कितना चला गया था, 1200 है ना, यहां पर निकाले थे ना हम लोग, 1200 चार्ज डेल्टा क्यू, ये वाला चार्ज, दिस मच ऑफ द चार्ज, यहां पर डेल्टा क्यू 1200, और ये कितना पोटेंशियल पर जा रहा है, तो वर्क डन ऑन द बैटरी दोबारा कितना हो जाएगा, ये 12 वोल्ट हो जाएगा, दिस चीज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मिली जूल हो गया, माइक्रो, ये वाला ऊपर में क्या था, माइक्रो जूल था, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ये मिली जूल में आ गया। तो 14.4 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन, कौन वर्क किया है, ये वाला कैपेसिटर, जबकि हमने 12 वोल्ट को दिया तो चार्ज इसमें चला गया। ठीक है, बढ़िया बात है। अरे भाई कितना चार्ज अभी बचा हुआ ये भी तो बताइए ना, वो तो वर्क डन बाय द बैटरी, क्यू इनिशियल तो आपको आ गया। व्हाट इज द फाइनल, फाइनल कितना हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है, हाफ। अभी चार्ज कितना है इसके पास, चार्ज तो हमारे पास मालूम है ना, 1200 इसके पास बचा, ये भी सही है। और आपने इसकी पोटेंशियल कितना लगा रखा है, 12, जब ये 2400 था तब ये 24 था, 1200 है तो ये 1200 हो गया। इसका मतलब हो गया व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, अभी कितना एनर्जी है, ये एनर्जी है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये से ये कटेगा, ये 6 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करें, अगर इसको हम लोग, ये किस चीज में आ जाएगा, माइक्रो जूल में आ जाएगा। अगर हम लोग कर लें तो ये 7.200, 1000 से भाग दे दिए तो ये किस चीज में आ जाएगा, मिली जूल। अभी इसके पास कितना एनर्जी बचा हुआ है, 7.200 मिली जूल। कितना एनर्जी को इन्होंने खर्च कर दिया, 14.5। तो अब ये प्रश्न उठता है कि थर्मल एनर्जी कितना हुआ, तार को गर्म करने में कितना हुआ, जरा समझिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले एनर्जी कितना था, 24 इंटू 12, इसको भी मल्टीप्लाई कर, यस
बहुत सारे बातें उलझ सिंपल हो गया हमारे पास। पहले एनर्जी कितना था 28.8 था मिली जूल, ठीक है। अभी एनर्जी कितना है 7.2, ये भी ठीक है। आपने वर्क डन बैटरी कितना किया 14.4, तो यहां पर का टोटल एनर्जी कितना यूज हो गया 14.4 बैटरी में चला गया, 14.4 मिली जूल बैटरी में चला गया, ठीक है। आपके पास फाइनल कितना है 7.2 है, 7.2 मिली जूल अभी रिमेनिंग है। फिर से देख लीजिए 14.5 बैटरी में चला गया और अभी आपके पास 7.2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए 6, 21.6 मिली जूल आपके पास टोटल एनर्जी खर्चा हुआ। एक बात यूं समझ लीजिए, शुरू में कितना था 28.8 था, यहां देख रहे हैं ना, उस 28.8 में बचा हुआ कितना है 7.2, रिटर्न कितना हो गया 14.4। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि कितना एनर्जी थर्मल में चला गया। सो व्हाट इज द थर्मल एनर्जी लॉस्ट? थर्मल एनर्जी लॉस, बच्चे लोग हमें आप मदद कीजिए, थर्मल एनर्जी कितना लॉस्ट हो गया फिर से समझ लीजिए। इनिशियल 28.8 है, उधर सारा कंजम्पशन इतना है, तो थर्मल इसमें से घटा दीजिए, 28.8 माइनस 21.6 दैट इज 0.2, 7.2 मिली जूल एज थर्मल एनर्जी लॉस्ट। बेहतरीन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, जितना भी तारीफ करें क्वेश्चन का कम है। क्या क्वेश्चंस में था, एक बार पुनः आ जाइए। भाई मेरे पास ये कैपेसिटर था, ये सप्लाई था, कितना चार्ज था, आपने चार्ज को निकाल लिया। नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब बैटरी को खोला जाता है तो चार्ज डिस्चार्ज, कैपेसिटर डिस्चार्ज। अपने ये मिसकॉन्सेप्ट को सही कीजिए कि बैटरी खोलने के बाद डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक इसे कोई दूसरी बैटरी या शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, अब क्या किया, इस बैटरी को यहां पर कनेक्ट कर दिया, समझ गए ना आप लोग, कितना वोल्ट से कर दिया 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट के अनुसार उस पर चार्ज रहेगा और ये चार्ज कितना हो गया 1200 माइक्रो। तो कितना चार्ज रिटर्न टू द बैटरी चला गया, क्योंकि वो चार्ज कहीं और तार में नहीं रह सकता है, बैटरी ही सोर्स है सप्लाई का और रिसीवर का भी काम करता है। तो रिटर्न बैक आ गया, कितना चार्ज आ गया 2400 में से 1200 रिमेनिंग को घटा दीजिए, तो हमारे पास चार्ज का यहां पर लिखे हैं कि व्हाट इज द चार्ज वेंट बैक टू द बैटरी 2400 माइनस 1200 दैट इज 1200। तो इस चार्ज को रिटर्न हो गया। अब चार्ज अगर रिटर्न होता है तो बैटरी पे वर्क डन हो जाता है, बैटरी पर वर्क डन होता है, बैटरी के द्वारा नहीं। अगर बैटरी सप्लाई चार्ज को करेगा तो वर्क इज डन बाय द बैटरी, लेकिन यहां पर क्या है, चार्ज इज बीइंग सप्लाइड टू द बैटरी। तो जब टू द बैटरी हो गया तो वर्क डन ऑन बैटरी 14.44 मिली जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन बैक टू द बैटरी, चला गया, ठीक बात है। अब फाइनल आपके पास कितना एनर्जी बचेगा, तो भैया जो आपके पास चार्ज है, नया चार्ज, इतना चार्ज और आपका पोटेंशियल के अनुसार आपके पास एनर्जी है 7.2 मिली जूल हो गया, अच्छी बात है। तो इतना मिली जूल तो आपके पास है और उतना आपने बैटरी को दे दिया, दोनों को मैंने जोड़ दिया, यहां पर 7.2 हो गया और 14.4 जो बैटरी को आपने दे दिया, इस दोनों को जोड़ दिए तो 21.6 मिली जूल हो गया। लेकिन ओरिजिनल बैटरी के पास कितना एनर्जी हुआ करता था, मैंने जब वो निकाला था तो 28.8 मिली जूल हुआ करता था। इस 28.8 मिली जूल में से जो आपने दोबारा खर्च किया कुछ स्टोरेज में और कुछ आपके पास बचा हुआ है, मतलब बैटरी को दे दिया, वो खर्च किए तो 7.2 मिली जूल, ये अनकाउंटेड एनर्जी हो गया, इसकी कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। तो ये लेखा जोखा कहां चला जाएगा, दिस मच ऑफ एनर्जी इज वेस्टेज एज द थर्मल एनर्जी इन हीटिंग द वायर। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इसे बढ़िया से समझ के रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट एक मैं आपसे और भी डिस्कस करता हूं, बिना सवाल दिए हुए भी समझिएगा कि जब कोई आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं, बैटरी लगा हुआ हो या बैटरी खुला हुआ हो उससे मतलब नहीं है। आप जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं, स्लैब क्या करता है, उसे कैपेसिटर का प्लेट है उसे पुल करता है। सर्टेनली यू नीड टू डू वर्क, आप क्या करते हैं, इसे पकड़ कर रखते हैं ताकि ये मूव करे वेरी स्लोली एंड काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करे। आपने वर्क डन किया, एग्जाम में हमेशा पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया। आप क्या कीजिएगा,
बहुत सिंपल है भाई, आप पहले उसका एनर्जी निकाल लीजिए और बाद में एनर्जी निकाल लीजिए। दो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, दैट मच ऑफ एनर्जी वर्क इज बीइंग डन ऑन द कैपेसिटर। जैसे आपको मैं समझाता हूं, देखिए एक कैपेसिटर प्लेट है, ऑब्वियसली दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द कैपेसिटर, नो बैटरी कनेक्टेड। आप देख सकते हैं नो बैटरी कनेक्टेड, ना तो यहां से चार्ज बाहर जाएगा ना तो चार्ज अंदर आएगा, ये प्लस क्यू है माइनस। अब कहता है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली इंसर्ट कर दिए। आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे ना तो आपको एक फोर्स इधर लगा के रखना पड़ेगा, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, तभी ये स्लोली जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। पहले एनर्जी क्या हुआ करता था इसका, आप बताइए एनर्जी क्या होता था? मैं आपको बता सकता हूं, Q था और C था। मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस C था, तो क्या आपने पढ़ा था? Q²/2C, ये आपने एनर्जी इनिशियल पढ़ा, ठीक है ना। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए तो क्या हो गया? Q फाइनल। Q तो उतना ही ना रहेगा बच्चे लोग, तो थोड़ी चेंज करेगा, तो जाने का रास्ता कहीं पे नहीं है, और C मॉडिफाइड हो जाएगा, K×2C हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? U फाइनल और U इनिशियल में ये इतना घट गया, ठीक हो गया। कितना घट गया तो आप देख सकते हैं कितना घट रहा है, K टाइम्स घट गया, Q²/2C, Q²/2C K। ये एनर्जी ये कहां पर चला जाता है? दिस मच ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द मैन। क्यों? आप इसको देखिए, इसको पकड़ कर रखे हुए हैं, तो अगर वर्क डन पूछेगा तो कितना हो गया? व्हाट इज द वर्क डन? यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल, Q²/2C एंड दिस इज 1/K-1। दिस इज द वर्क डन। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा? दिस इज ऑब्वियसली निगेटिव। क्यों? K इधर आ जाएगा, 1 - K ग्रेटर का निगेटिव। वाई निगेटिव वर्क डन? ये देखिए, फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस साइड। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी? याद रखिएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी Q²/2 1K-1। क्यों होगा? ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा? आप देख सकते हैं ये निगेटिव हो गया आपके पास, ये कितना वर्क डन हो गया। क्यों निगेटिव हो? एक बार फिर से बताइए बच्चे लोग। भाई आपने इसे खींचा इस साइड, फोर्स इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, वर्क डन निगेटिव है। चलिए, तो दिस इज द वर्क डन। अब आप काम कीजिए, इसको प्लेट को निकाल लीजिए। तो अब की बार वर्क डन किधर लगेगा? देखिए इधर फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो अब की बार का वर्क डन क्या आ जाएगा? ये किस में हो गया? इंसर्टिंग में हो गया, इंसर्टिंग। अब आप प्लेट को निकाल लीजिए, वर्क डन इन पुलिंग आउट। अब आपके पास क्या आ जाएगा? इनिशियल ज्यादा हो जाएगा और फाइनल कम हो जाएगा। अब फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो इसी का रिवर्स आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा? प्लस Q²/2C 1/K-1। यहां पर निगेटिव आएगा आपका, ये वैल्यू जो आएगा निगेटिव आ जाएगा, और ये वैल्यूज आ जाएगा आपका, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1 - 1/K आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। इस दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हो जाएगा? ये निगेटिव क्यों हुआ? एक बार फिर से देखिए, जब आपने इसको अंदर की ओर ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर था, वर्क डन इधर था, फोर्स इधर था, वर्क डन आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से निगेटिव, तो दिस इज द वर्क डन। हमने कैसे वर्क डन को निकाला? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी इनिशियल, ये वैल्यू निगेटिव होगा, क्यों? याद रखिएगा, K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और ये माइनस है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, और ये निगेटिव वर्क डन। और यहां पर का क्या हो जाएगा? ये लेस देन 1 है, ये पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा। पॉजिटिव वो क्यों हो गया? ये इसे आप ऊपर खींच रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर आ रहा है। यूं कह लीजिए, फाइनल एनर्जी ज्यादा था, इनिशियल एनर्जी कम था, तो वर्क डन आपके पास ये आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जेईई में पूछा भी जा चुका है कि भाई एक बार आप डालते हैं और उससे निकाल लेते हैं, व्हाट इज वर्क डन? 0। 2 बार डालते हैं फिर निकाल लेते हैं, वर्क डन 0। आप जितना बार डालिएगा और उसे वापस निकाल लीजिएगा, वर्क डन 0। केवल डालिएगा, वर्क डन निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हो गया? वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द मैन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? वर्क इज डन किसके द्वारा? चूंकि एनर्जी घट जाता है तो एनर्जी कहां चला गया? ऑन मैन। मैन जाने का मतलब क्या? वो पकड़ कर रखा, उसके पास आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियोस पर डालता हूं ताकि आप और बेहतरीन ढंग से समझ सके। मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट था वो ये बताने का था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब पैरेलल प्लेट्स के ऊपर जाता है उसकी एनर्जी बिहेवियर का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर उसे हम विथेल्ड करके रखते हैं तो उस स्थिति में एक्सटर्नल फोर्स कितना लगता है। दूसरी बात है, अगर हम प्लेट को डिस्टर्ब करते हैं तो वो बाकी का एनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वर्क इज डन ऑन द बैटरी होता है या वर्क इज डन बाय द बैटरी होता है। इस क्वेश्चन को एक बार आप यूं भी समझ सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा और समझाता हूं। इस वक्त मैं बैटरी को लगा के रखूंगा ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट की भरमार बना रहे। देखिए बच्चे लोग, मैंने एक लगा के रखा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, भी कनेक्टेड है। अभी इसके पास एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो बोलिए एनर्जी क्या हो गया, दिस इज सिंपल, हाफ CV² इनिशियल। अब इसमें ये इनिशियल है, अब डाइलेक्ट्रिक को डाल दीजिए, डाइलेक्ट्रिक K हो गया, पोटेंशियल सेम है, C बढ़ गया, इसलिए फाइनल कितना हो गया, हाफ KC × V²। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, हाफ CV² K-1। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आया कहां से, सर्टेनली वर्क, एक्स्ट्रा एनर्जी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा Q जाना पड़ेगा। डेल्टा Q क्या हो गया, पहले कितना था Q इक्वल टू था CV, अब कितना है Q, KCV। आपने एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, डेल्टा Q इक्वल टू CV K-1, दिस इज द एक्स्ट्रा चार्ज। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, कितना हो गया, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया, इक्वल टू, आप आराम से निकाल सकते हैं बैटरी, एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, डेल्टा Q और V, डेल्टा Q को हटा दीजिए, CV K-1 × V, तो दिस इज द K-1, तो दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। किसके ऊपर किया, ये वर्क डन कहां चला जाएगा, आप इसकी एनर्जीज को देख लीजिए, दैट मच ऑफ द वर्क डन बाय द एनर्जी। ये वर्क डन बाय द एनर्जी के द्वारा हो गया, लेकिन क्या ये सारे के सारे चार्ज को ले लेगा या नहीं लेगा, वो आपको चेंज करना है, वो मैं आपको बताता हूं। अब क्या हो गया कि इसको आप निकाल लीजिए, निकाल लेंगे तो क्या करेगा, क्या चार्ज अभी भी उतना रहेगा या कम हो जाएगा, जितना चार्ज एक्स्ट्रा आया था उतना ही चार्ज चला जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब चार्ज बैटरी के ऊपर रिटर्न हो जाएगा तो दिस मच ऑफ ए वर्क इज डन ऑन द बैटरी, बढ़िया समझ रहे हैं ना, ऑन द बैटरी। अब इसको आप कैसे निकालिएगा कि थर्मल एनर्जी कितना हुआ, आप आराम से निकालिए, देखिए कि वर्क डन ऑन द बैटरी कितना हुआ, ठीक है, पहले का चार्ज एनर्जी कितना था और अब का एनर्जी कितना है, तो जो दोनों का एनर्जी का डिफरेंस के बाद का जो एनर्जी बैटरी में चला जाएगा और जो एनर्जी बचेगा वो किस में चला जाएगा, थर्मल एनर्जी में चला जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, सपोज कीजिए, आप ध्यान दीजिए कि अभी इसके पास कितना एनर्जी, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं, जब हम बैटरी इसको प्लेट को लगाए हुए हैं और ज्यादा एनर्जी है, जब शुरू में था वो कितना एनर्जी था, मान लीजिए कोई खास एनर्जी ले लीजिए U इनिशियल, इसको इंसर्ट कर दीजिए, अब आ गया फाइनल, कहां से कहां वर्क डन हुआ, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, चार्ज आया, एक्स्ट्रा वर्क डन हो गया, दिस इज द वर्क इज डन। तो जो एक्स्ट्रा इसमें स्टोर हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो वर्क डन बैटरी ने किया वो ज्यादा किया, तो बाकी एनर्जी कहां चला गया, थर्मल एनर्जी इन हीटिंग। ये एक्स्ट्रा, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया और यहां भी कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और बताता हूं आगे की, लेकिन तब तक के लिए आप रिवीजन में रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।